अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो हमारे पास बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स दिए हुए थे, जो न्यूमेरिकल्स हमें बुक वालों ने दिए थे, बुक के अंदर जो सिलेबस में हमारे पास मौजूद थे, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल हैं, इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, इन क्वेश्चन का आंसर किया था, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थे उन सब का हमने सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो के अंदर हम इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि लॉज ऑफ मोशन, इसको स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इस वीडियो के अंदर में हम कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करेंगे, पार्ट बना के मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा, लेकिन इस पार्ट के अंदर हम करेंगे सिर्फ 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर हमारी वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे हम। तो इस वजह से इसके जो हैं पार्ट भी हमारे पास सब क्वेश्चंस के जो हैं 3-3 पार्ट हैं, एटलीस्ट सबके ही 3-3 पार्ट हैं। तो टोटल 9 सवाल हमारे पास हो गए। तो इस वीडियो के अंदर हम अभी 3 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि टोटल 9 क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। तो इस वीडियो के अंदर हम टोटल 9 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 3 सवाल, यानी कि जो हमारे पास पार्ट्स अगर उसके हम कंबाइन करें तो हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन बनते हैं। तो 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे इस फर्स्ट पार्ट के अंदर। और सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है हमारे पास उनका सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला जो सवाल है, चौथे सवाल का जो सबसे पहला पार्ट है, सवाल के अंदर बोला गया है स्टेट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गिव सम कॉमन एग्जांपल। आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताना है कुछ एग्जाम्पल के साथ, यानी कि उसके साथ एग्जाम्पल भी आपने देनी है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, इसका बुक के अंदर भी आंसर मौजूद है। मैं आपको बुक के अंदर से भी बता देता हूँ। इसके अंदर जो बुक के अंदर जो हमारे पास आंसर मौजूद है उसके अंदर से भी है वही आंसर जो है मैंने आपके लिए निकाला भी है, इसको प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले वो देख लेते हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो ये हमारे पास सवाल था, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 का पार्ट ए था, वो हमारे पास जो है ये है स्टेट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिवन सम कॉमन एग्जांपल। इस न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर उन्होंने पूछा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ एग्जांपल के साथ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारे पास, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अ बॉडी कंटिन्यूस इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर कोई भी बॉडी है या तो वो कंटिन्यूस मोशन में होगी या फिर कंटिन्यू रेस्ट में होगी इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। क्या नहीं करता, पोजीशन को चेंज नहीं करता। अब जैसे ही उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में थी तो वो मोशन में आ जाएगी, और जो मोशन में थी वो रेस्ट में आ जाएगी। तो जो बॉडी रेस्ट में थी वो जब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं की जाएगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे पास यही कहता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, जब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। द न्यूटन फर्स्ट लॉ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये हमारे पास बुक के अंदर एमसीक्यूज भी है। तो ये हमारा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हमने स्टडी किया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की कि न्यूटन फर्स्ट लॉ की एग्जाम्पल क्या होती है। तो एग्जाम्पल के अंदर हम बात करें तो पहली एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो लिखी है ब्रेक्स आर अप्लाइड बाय अ बस ड्राइवर एब्रॉप्टली, यानी कि ब्रेक अप्लाई की एक बस ड्राइवर ने अचानक से, यानी कि अब एक बस ड्राइवर है वो क्या है हालत सुकून में, यानी कि वो इजीली अपनी बस को क्या कंफर्टेबली अपनी बस को क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। अब अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाती है, कोई चीज़ या फिर सामने आ जाती है तो वो क्या करता है अचानक से सडनली वो क्या करता है एक ब्रेक अप्लाई करता है। तो जब ब्रेक अप्लाई करता है तो क्या करता है अपनी पोजीशन को भी चेंज करता है। अगर हम देखें तो वो रेस्ट में था, जैसे कि इजीली बैठा हुआ था, रेस्ट में था। अब जैसे ही वो सडनली ब्रेक अप्लाई करेगा तो वो मोशन के अंदर आएगा। तो आपको मैं इसको इस तरीके से कुछ इसकी फिगर की मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से कंडीशन होगी हमारी। अब जैसे हमारा बस ड्राइवर है ये क्या है स्टेट ऑफ रेस्ट में, भी नॉर्मल इजी होके वो बस को ड्राइव कर रहा है। अब जैसे ही क्या हो जाती है कि कोई भी चीज़ सडनली अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाती है तो ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे।
तो जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो ब्रेक अप्लाई करने के लिए ऐसा होता है ना बात औकात हमारे साथ कि जब हम बस में वगैरह में कहीं पे बैठे हुए होते हैं तो जब ड्राइवर जैसे ही अचानक से ब्रेक लगाता है तो हम पीछे से अचानक से आगे की तरफ जाते हैं, क्या करते हैं आगे की तरफ जाते हैं। तो इसी तरीके से जो बस ड्राइवर है वो भी सडनली ब्रेक अप्लाई करने के लिए फोर्स लगाता है काम ब्रेक पेडल के ऊपर, तो वो आगे की तरफ आ जाता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। तो यही हमारे पास क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, जो कि मैंने आपको इस फिगर के जरिए से समझा दिया। यानी कि ये फिगर जो है हमारे पास एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। लिखा है शेकिंग अ ट्री, यानी कि ट्री को हिलाना। अब जाहिर सी बात है अगर कोई भी ट्री है या ट्री की कोई टहनी है या पर डाली वगैरह है उसके ऊपर कोई पत्ते लगे हुए होते हैं तो क्या होगा, अगर हम उसको हिलाएं तो क्या होता है उसके अंदर से पत्ते गिरते हैं। तो क्या अब वो पत्ते पहले तो रेस्ट में थे, अब जैसे ही हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, शेक किया उसको, तो क्या हो गए वो रेस्ट से क्या आ गए, मोशन के अंदर आ गए। तो ये हमारे पास क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ की एग्जाम्पल थी। इसको भी मैं आपको एक फिगर के जरिए से समझाता हूँ। अब ये आदमी है, जैसे कि अब यहाँ पर तो आपको समझाने के लिए एक फिगर के अंदर बता दिया गया है कि यहाँ पर दरख्त के अंदर पैसे लगे हुए हैं, तो इस वजह से वो हिला रहा है, तो वो क्या है, पैसे नीचे आ रहे हैं। तो अब क्या है, अब वो पैसे क्या थे इस दरख्त के अंदर पहले जब लगे हुए तो स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर थे। अब जैसे इस पर्सन ने आके उस दरख्त को शेक किया, हिलाना शुरू किया, तो क्या हुआ, वो दरख्त पे से पैसे रेस्ट की पोजीशन को चेंज करके स्टेट ऑफ मोशन में आ गए और अपनी स्टेट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। कैसे किया, जब एक पर्सन ने, एक आदमी ने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। ऐसे ही बस ड्राइवर के साथ क्या हुआ था, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में था, यानी कि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में था। अब उसने क्या करा, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। कैसे चेंज हुई, पहले रेस्ट में था, अब क्या हुई, मोशन के अंदर आ गया। क्या करने के लिए, फोर्स जैसी अप्लाई हुई तो क्या मोशन में आ गई। अगर इसकी दूसरा रुख देखेंगे इस तस्वीर का, तो जो बस है हमारी वो मोशन के अंदर थी। अब जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए सडनली, तो क्या हो गई, वो मोशन में आ गई, यानी कि ड्राइवर ने फोर्स लगाई और क्या हुआ, वो मोशन से रेस्ट में आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ, उनको पिक्चर्स के साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, एनलिस्ट द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आर कॉज्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। यानी कि आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन, ऐसी जो ऑब्जर्वेशन आपने की हो कि जो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया की वजह से आपको लगता हो कि इनर्शिया की वजह से हुई हो वो प्रॉपर्टीज, वो ऐसी ऑब्जर्वेशन आपने की हो जो कि प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया है। अब इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया में आपको आसान वर्डिंग के अंदर मैं आपको बताऊं तो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया वो होता है जो कि किसी भी बॉडी की स्टेट को मेंटेन रखता है। अब इनर्शिया की डेफिनेशन भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बाद लिखी हुई है, उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया की जो डेफिनेशन है हमारे पास ये लिखी हुई इनर्शिया की, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। क्या होता है, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, स्टेट है, उसको कंटिन्यूसली वैसी ही रखती है कि वो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रखती है उसको, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रखती है। तो ये हमारे पास क्या है, इनर्शिया कहलाता है हमारे पास। तो इनर्शिया जो बेसिकली जो इनर्शिया का काम है वो यही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, कंटिन्यूसली उसी पोजीशन में रखने के लिए इनर्शिया हमारे पास होता है। तो इनर्शिया क्या होता है, अब उसकी आपने कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो उसकी कॉमन ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या होगी, तो यहाँ से लेकर आपके पास, ये मैं आपको को हाईलाइट कर देता हूँ ये एरिया, ये आपने क्या है, इसका आंसर है। क्या लिखा है, व्हेन अ बस स्टार्ट मूविंग द पैसेंजर फील अ बैकवर्ड जर्क, यानी कि जैसे ही बस स्टार्ट हुई मूव होना तो जो पैसेंजर हैं उन्होंने फील किया कि हम पीछे की जानिब जा रहे हैं, बैकवर्ड हो रहे हैं, बैकवर्ड जानिब जा रहे हैं, यानी कि पीछे की जानिब जा रहे हैं। बिकॉज देयर लोअर पार्ट ऑफ अ बॉडी मूव, क्यों, उनका जो बॉडी का लोअर पार्ट है, निचला हिस्सा है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अलोंग द मोशन ऑफ अ बस, किसकी जानिब, मोशन, यानी कि जिस जानिब बस मोशन कर रही है उस जानिब मोशन कर रहा है। बट द अपर पार्ट ऑफ अ बॉडी टेंड टू स्टे एट इट्स इनिशियल पोजीशन ऑफ रेस्ट, लेकिन उनका जो अपर पार्ट है बॉडी का वो क्या है, रेस्ट के अंदर है। तो ये क्या है, एनर्जी की कॉज है, यानी कि खुसूसियात है, इसकी वजूहात हैं जो कि प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी की वजह से हो रहा है। यानी कि हम बस वगैरह में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, कार वगैरह के अंदर ऐसा ही होता है। अब जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है तो हमारे जो कमर है और हमारा जो फेस है वो क्या है, ऐसा हमें फील होता है जैसे कि हम पीछे की जानिब जा रहे हैं, और हमारे जो पैर वगैरह होते हैं वो ऐसा लगता है कि ऊपर की जानिब आ रहे हैं।
तो क्या है, अब वो पीछे की जानिब जा रहे हैं, वो बैकवर्ड जा रहे हैं, हमारा जो अपर पार्ट है बॉडी का और जो हमारा लोअर पार्ट है वो अपर ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये इस वजह से क्या होता है, ये क्या है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है। क्योंकि देखो जो हमारी जो ऊपर की जो हमारी मेन पोजीशन थी, जो इनर्शिया क्या कर रहा है, उसको मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे जो मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज को कहते हैं हम इनर्शिया कहते हैं। और ये ही वजूहात होती हैं। इसका आंसर हमारे पास है, यहाँ से जो मैंने शेडेड किया है एरिया, वो हमारे पास आंसर है इसका। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास लिखा है पांचवा क्वेश्चन जो है उसका पार्ट ए है, डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि आपने न्यूटन का सेकंड लॉ डिफाइन करना है कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है। तो ये भी आपके पास बुक के अंदर सॉल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है। न्यूटन के तीनों लॉज आपके पास लिखे हुए हैं। फर्स्ट लॉ भी आप बुक के अंदर से लिख सकते हैं, वो ही जो बुक के अंदर लिखा है वो ही मैंने आपको वहां पर समझा दिया था, बस उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की थी। तो ये हमारे पास जो है पेज नंबर 68 के ऊपर मौजूद है, बुक के पेज नंबर 68 पर मौजूद है। जो शेडेड एरिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी कि पांचवे का ए पार्ट का आंसर। अब सेकंड लॉ क्या होता है न्यूटन का, सेकंड लॉ क्या कहता है न्यूटन के, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाई जाए तो वो क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है उसी डायरेक्शन में जिस जानिब फोर्स लग रही है। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जब हमारे पास एक्सेलरेशन होती है ना, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है। तो वो जो एक्सेलरेशन है ना, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ अ बॉडी के, यानी कि बॉडी के मास के। अब डायरेक्टली और इनवर्सली क्या होता है, तो डायरेक्टली और इनवर्सली का कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पर साथ साथ, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है कि दो चीजें होती है इसके अंदर, यहाँ पर भी दो चीजें हैं ना, एक्सेलरेशन और दूसरी क्या है, डायरेक्टली के साथ फोर्स है। तो यानी कि अगर हम बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो दो चीजें होंगी हमेशा। तो दोनों के अंदर से ऐसा होगा कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, अगर एक चीज इंक्रीज होगी दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर बात ले लेते हैं, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी तो हमारे पर फोर्स भी इंक्रीज होगी, और अगर फोर्स डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मकसद है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का मकसद है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है, दोनों के अंदर दो दो चीजें होंगी। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। यानी कि जो मास ऑफ अ बॉडी है, एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बॉडी के मास के। यानी कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो क्या फोर्स भी बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन अगर बढ़ेगी तो बॉडी का मास कम होगा, और अगर बॉडी का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देयरफॉर इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो देयरफॉर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम के, यानी कि मास ऑफ अ बॉडी के, जैसे अभी हमने स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा। तो ये जो हमारे पास जो सिंबल है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल। अब आप सोच रहे होंगे दोनों सिंबल ही सेम है तो पता कैसे चलेगा कि डायरेक्टली है या इनवर्सली है, तो ऐसे पता चलेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल के बाद सिंगल टर्म होगी, यानी कोई भी वैल्यू होगी सिंगल होगी, डिवाइड के अंदर नहीं होगी। अगर डिवाइड के अंदर होगी जैसे नीचे है तो वो इनवर्सली कहलाएगा, और अगर हमारे पास डिवाइड के अंदर नहीं होगी, सिंगल वैल्यू होगी, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। अब सिंपल हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, ए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन सेम है, इस वजह से हमने सेम लिख दिया, और एफ जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ 1 से एफ हो जाएगा, तो एफ अपॉन एम। पुटिंग द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, यानी कि अब यहाँ पर क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के करना है। अब यहाँ पर समझें बात को कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसको हटाना है। तो जब इसको हटाते हैं तो इसके बदले में हमें दो चीज़ें लिखनी लाजमी होती हैं, यानी कि जब ये हटेगा तो दो चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी, एक तो इक्वल टू आता है, दूसरा कांस्टेंट आता है। तो यहाँ इक्वल टू तो लगा दिया, अब कांस्टेंट कंडीशन के हिसाब से होता है। अब यहाँ पर कोई चीज़ अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है और वहाँ पर कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, हम उस कांस्टेंट की जगह पर क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। क्या लिख देंगे,
के लिख देंगे। अगर वहां पर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कोई चीज कांस्टेंट नहीं है तो इस वजह से हमने ए इक्वल टू के लिख दिया, कांस्टेंट आ गया और एफ अपॉन एम एज इट इज आ गया। कुछ नहीं किया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल टू और कांस्टेंट आता है तो इक्वल टू लगा दिया और के कांस्टेंट आते हैं, सॉरी कांस्टेंट आ गया हमारे पास। सही है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, m यहाँ पर f से डिवाइड हो रहा है तो इधर आके a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एफ के हो जाएगा और वो एम ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। तो अब क्या होगा, टेकिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के 1, यानी कि जो हमारे पास जो हमने कांस्टेंट के लिया है ना, तो जो के की वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो जब के की जगह अगर हम 1 पुट करें तो एफ को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एफ 1 से एफ हो जाएगा और आगे बचेगा एम है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इससे फोर्स का फॉर्मूला फाइंड हो गया न्यूटन के सेकंड लॉ से कि फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के। सेकंड लॉ किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। इससे हमें ये बात पता चल गई कि फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के, यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें ड्राइव हो गया इससे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल आ गया है। इसका 5वें के जो बी पार्ट है वो न्यूमेरिकल है। चलें तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, कि फोर्स जो है 3400 न्यूटन की अप्लाई की जा रही है एक बॉडी पर जिसका मास है 850 kg, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास है 850 kg, यानी कि 850 बॉडी का मास है और उसके ऊपर फोर्स इतनी अप्लाई की जा रही है। तो बताइए फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स, यानी कि जो फोर्स लगाई जा रही है उसके हिसाब से एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। तो चलें इसको सॉल्यूशन करते हैं इस न्यूमेरिकल का। ये जो हमारे पास जो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही चीज़ें हैं जो हमने अभी स्टडी की हैं। तो इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। फोर्स हमें मालूम थी, सबसे पहले तो हमने फोर्स लिख दी यहाँ पर। उसके बाद जो है मास हमें गिवन दिया हुआ था, सबसे पहले बताई थी फोर्स, उसके बाद दिया था मास 850 kg। अब उन्होंने एक्सेलरेशन पूछी थी तो फाइंड क्या करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे कि F इक्वल टू एम है, वही सेकंड लॉ के फॉर्मूले से होंगे। तो सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला है वो किसका, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, यानी कि F इक्वल टू एम है। अब यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। फॉर्मूले के अंदर क्या है, एक्सेलरेशन के साथ एम भी है। याद रहे मैंने आपको पहले भी बात बताई है पिछले जो हमने न्यूमेरिकल किए हैं कि जिस चीज़ को हमें मालूम करना होता है उसे सेपरेट करते। तो हमें ए को मालूम करना है, इसके साथ क्या है एम भी है, तो एम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है हमारी, इस तरीके से बन जाएगी। तो ए बराबर हो गया एफ अपॉन एम के। अब इक्वल टू आप इधर लिखो या उधर लिखो, बात एक ही होती है। तो ए इक्वल टू एफ अपॉन एम हो गया हमारे पास। सिंपल ये वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। ए इक्वल टू फोर्स हमारे पास थी 3400 डिवाइडेड बाई 850। जब इनको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा ए का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो एक्सेलरेशन है बॉडी की इतनी प्रोड्यूस होगी। सही है ना। ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड हो गई। आप इसको अच्छी तरीके से देख लें। अगर इसका कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसका एक्सप्लोर करते हैं। तो 5वें का जो सी पार्ट है वो भी हमारे पास न्यूमेरिकल है। वो क्या कह रहा है, लिखा है हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाई ऑन अ बॉडी, कितनी फोर्स अप्लाई की जाएगी बॉडी पर अगर उसका जो मास है ऑफ अ मास 425 kg, अगर उसका मास 425 kg है तो प्रोड्यूस एक्सप्रेशन सेम एज द कैलकुलेट पार्ट इन बी, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस कैसे हो रही है, जो आपने सेम करनी है कैलकुलेट, जो आपने पार्ट बी के अंदर कैलकुलेट की है वही एक्सेलरेशन इसके अंदर से प्रोड्यूस हो रही है। और क्या किया है, जो मास है बॉडी का वो कितना है, 425 kg है, आपने फोर्स बतानी है। सही है ना। तो इसके अंदर आपको कह दिया सिर्फ फोर्स पता चल गई, एक्सेलरेशन का मसला हो रहा था तो एक्सेलरेशन क्या आगे उन्होंने बता दिया सेम एज द कैलकुलेट इन पार्ट इन बी, यानी कि ऊपर हमने पार्ट इन बी में जो है एक्सेलरेशन फाइंड की है तो एक्सेलरेशन जो फाइंड की है वही हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन रखनी है, जो पार्ट सी के अंदर एक्सेलरेशन वही रखनी है जो पार्ट बी के अंदर कैलकुलेट की थी। तो चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर एक्सेलरेशन कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में निकाली थी, यानी कि और जो मास था वो कितना था 425 kg, मास 425 kg था। टू फाइंड, यानी कि हमने फाइंड क्या करनी थी, फोर्स, हाउ मच फोर्स, फोर्स उन्होंने बोला था फाइंड करनी है तो फोर्स फाइंड करेंगे।
फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सी न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला लगाया हमने F इक्वल टू एम ए का। तो F इक्वल टू एम ए यानी कि फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन की। कुछ हमें अरेंजमेंट नहीं करनी इसके अंदर, सिर्फ हमें फोर्स मालूम करनी है। तो फोर्स ऑलरेडी सेपरेट हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स सेपरेट है तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो F इक्वल टू एज इट इज आ गया। अब लिखा हुआ था फॉर्मूले में M, तो M की जगह 425 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, क्योंकि A जो है M से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से मल्टीप्लाई का साइन 4 क्यों लिखा, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 4 यहाँ पर। तो जब 425 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर आएगा हमारे पास 700 यानी कि 1700 न्यूटन। न्यूटन क्यों लिखा है, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। जो इसका आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, 700 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ गया, और ये करेक्ट आंसर है, यही आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 6 क्वेश्चन हमारे पास। 6 का जो पार्ट ए है वो हमारे पास क्या कह रहा है, शो द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सलेरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। आपने आप रिलेशनशिप बताना है कि अप्लाइड फोर्स और एक्सलेरेशन के दरमियान में रिलेशनशिप क्या होता है। तो रिलेशनशिप बताना है फोर्स और एक्सलेरेशन के दरमियान में, तो सिंपल हमने ये चीज़ पढ़ी थी सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। तो जो 6 ए का जो पार्ट का जो आंसर है वो सेम एज इट इज जो सेकंड लॉ है वो लिखना है आपने। बस उसके अंदर क्या करना है, आपने जो है न्यूमेरिकल जो हमने जो एक्सेलरेशन जो सॉल्व की थी यानी कि जो फोर्स का फॉर्मूला लगाया था वो नहीं लिखना। जो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट है जो बुक के अंदर लिखा है वही एज इट इज यहाँ लिखा है। तो जो स्टेटमेंट है वही एज इट इज आपने यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, यानी कि 6 के पार्ट ए के अंदर आपने एज इट इज सेकंड लॉ लिखना है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, आपने उसका सॉल्यूशन नहीं लिखना कि फोर्स किसके बराबर आई थी, सिर्फ आपने इसका सेकंड लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। तो ये इसका आंसर हो गया, सेकंड लॉ हमने समझ लिया अच्छी तरीके से किसे कहते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी भी हमारे पास न्यूमेरिकल है। अच्छा, पार्ट बी के अंदर एक मिस्टेक है बुक के अंदर। बुक के अंदर चले मैं आपको ऐसे ऐसे बताता हूँ मिस्टेक क्या थी। सबसे पहले इसको हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी, आपको बॉडी का मास फाइंड करना है, सही है। विच एक्सलेटेड बाय द अप्लाइंग फोर्स, जो कि क्या है, एक्सलेटेड की जा रही है अप्लाइंग फोर्स, कितनी फोर्स से, 200 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर क्या की जा रही है, अप्लाई की जा रही है। अब आगे लिखा है दैट स्पीड अप इट टू 36 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर तो उन्होंने स्पीड दे दी, अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर हमने स्पीड तो कहीं पढ़ी नहीं है, तो ये बुक के अंदर आई थिंक मिस प्रिंटिंग है कि यहाँ पर स्पीड नहीं आएगा। अब जो न्यू बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है वेलोसिटी, तो ना वेलोसिटी आएगा ना स्पीड आएगा, यहाँ पर आएगी एक्सेलरेशन। ये जो स्पीड है स्पीड नहीं आएगा इधर, यहाँ पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन कितनी है, 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, क्योंकि देखें कॉमन सी बात है, F इक्वल टू एम में हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो उसके अंदर, और हमें जो न्यूमेरिकल है लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक में दिया हुआ है, तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर तो एक ही हमारे पास फॉर्मूला है, तो उसी फॉर्मूले के अंदर तो स्पीड ना स्पीड आता है ना वेलोसिटी आता है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। मास मालूम करना है आपने बॉडी का, आपको फोर्स बता दी और एक्सेलरेशन बता दी। चलें इसका अब सॉल्यूशन करते हैं इस न्यूमेरिकल का। तो इसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले डेटा बनाएंगे। ये मैंने आपको सवाल जो है सही तरीके से इसको करेक्ट करके उतार दिया। एक्सेलरेशन अप इट टू 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो स्पीड ना स्पीड आएगी ना वेलोसिटी आएगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। डेटा बनाएंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन लिखी जाएगी, उसके बाद फोर्स लिखी जाएगी। फोर्स हमारे पास थी 200 न्यूटन की फोर्स लिख दी हमने। टू फाइंड क्या करना था, मास। स्टार्ट के अंदर उन्होंने बता दिया कि फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी, बॉडी का मास फाइंड करना है, तो मास हमारे पास आ गया। सॉल्यूशन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू एम ए, सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसके अंदर अरेंजमेंट करनी है, हमें मालूम करना है मास, उसके साथ क्या है, एक्सेलरेशन। पहले मालूम करनी थी एक्सेलरेशन, उसके साथ था मास, तो हमने पहले क्या किया था, मास को सेपरेट किया था, सॉरी मास को डिवाइड किया था फोर्स से। अब यहाँ पर क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है, तो एक्सेलरेशन को सेपरेट करेंगे, तो एक्सेलरेशन या मल्टीप्लाई और ये फोर्स से डिवाइड हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा किस तरीके से अरेंज होने के बाद कुछ इस तरीके से होगा कि मास बराबर हो गया फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन के। मैंने बताया इक्वल टू, आप इधर लिखें लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, बात एक ही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है हम उस तरीके से चलेंगे, तो हमने इस तरीके से लिख दिया है उसके लेफ्ट साइड पर। तो M इक्वल टू एज इट इज आ गया हमारे पास, फोर्स लिखा हुआ था, तो फोर्स कितनी थी हमारे पास 200,
200 आ गई। डिवाइड में था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितनी 36, तो 36 आ गई एक्सेलरेशन। उसके बाद जब हम 200 को डिवाइड करेंगे 36 से तो आंसर हमारे पास आएगा, मास जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 5.55 kg। आप कैलकुलेटर में करके चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो 5.55 kg हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो मास कितना हो गया 5.55 kg का मास हो गया, ये इसका आंसर है। चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ और उसको एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी हमारे पास क्या कहता है, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी, यानी कि आपने एक्सेलरेशन बतानी है सेम बॉडी की, यानी कि जो पार्ट बी के अंदर बॉडी थी उसी बॉडी की आपने एक्सेलरेशन बतानी है। बस उसके अंदर क्या हो गई चेंज बॉडी इफ द अप्लाइड फोर्स चेंज टू 200 न्यूटन, यानी कि आपने जो यहाँ पर फोर्स मालूम की, सॉरी मास जो मालूम किया, मास बॉडी का एज इट इज है, एक्सेलरेशन आपने मालूम करनी है, बस उसके अंदर चेंज क्या आ गया, फोर्स का चेंज आ गया। अब इसको पढ़ के घबराना नहीं है कि किस तरीके से करेंगे। लिखा है व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी, यानी कि आपने एक्सेलरेशन मालूम करनी है, इतना तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद लिखा है ऑफ द सेम बॉडी, सेम बॉडी कौन सी, जो हमने ऊपर न्यूमेरिकल किया है वही बॉडी की जो मास है वही रखेंगे हम यहाँ पर, सेम बॉडी इफ मगर द अप्लाइड फोर्स चेंज टू 280 न्यूटन, लेकिन जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो चेंज हो गई 200 से 280 न्यूटन की हमारे पास फोर्स हो गई। तो इसका डेटा बनाते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसका डेटा हमारे पास किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे मास, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हमने किया था। मास कितना आया था 55 kg, 5.55 kg, तो हमने मास लिख दिया 5.55 kg। आगे लिखा हुआ था एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी, सही है, एक्सेलरेशन फाइंड हो गई। फोर्स कितनी थी, चेंज हो गई थी 200 से 280 न्यूटन हो गई थी, तो फोर्स 280 न्यूटन हो गई थी। अब फाइंड क्या करना है आपने यहाँ पर फाइंड करना है क्या, एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो वही सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे और उसको अरेंज करेंगे। तो फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए है। अब फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, जो हमने फर्स्ट जो न्यूमेरिकल किया था उसी की तरह है ये। तो मास जो है हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो F अपॉन एम हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा F अपॉन एम के। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, F था हमारे पास 280 F था, फोर्स इतनी अप्लाई हो रही थी, मास जो था 5.55 kg था, तो मास हमारे पास 5.55 kg हो गया। और एक्सेलरेशन, अब इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास इतनी है। एक बॉडी अगर उसका जो मास 5.55 kg होगा, फोर्स उसके ऊपर इतनी लगाई जाएगी, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, इतनी होगी, सही है ना। ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इसकी फाइंड हो गई है। यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करेंगे। 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं कितने सवाल हैं। 7 क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है, 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, उसके बाद 8 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। तो ये जो हमारे पास 3 सवाल हैं इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।